वेलकम टू एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम लोग माइस्थेनिया ग्रेविस को पढ़ने जा रहे हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस बेसिकली होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। एक्वायर्ड ऑटो इम्यून कंडीशन इन्वॉल्विंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड एंड सब्सिक्वेंट मसल वीकनेस। ये एक एक्वायर्ड ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जिसमें कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट पाया जाता है और उससे मसल्स में वीकनेस आती है। इसकी अगर हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी की बात करें तो वो टाइप 2 की होती है। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर अगर कहें तो वो हम लोग माइस्थेनिया ग्रेविस को कहते हैं। अगर एपिडेमियोलॉजी देखें इसकी, तो अगर हम लोग देखते हैं कि 5000 पीपल हैं तो उनमें सिर्फ 1% को माइस्थेनिया ग्रेविस होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर किसी एज ग्रुप में हम लोग देखते हैं कि वो एज ग्रुप है 40 ईयर्स से कम का, तो उसमें मोस्टली फीमेल्स में ये ज़्यादा पाया जाता है। और अगर एज ग्रुप 50 ईयर्स से ज़्यादा का है तो ये मोस्टली मेल्स में ये ज़्यादा पाया जाता है। अगर अब हम लोग पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स एंड अदर मसल कंपोनेंट्स। बेसिकली होता क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ये क्या है, हमारा न्यूरॉन है, ये हमारा क्या है, मसल है। ये बेसिकली है क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है। तो जब कभी भी इम्पल्स आता है तो यहाँ से कैल्शियम की एंट्री होती है ये साइनेप्टिक वेसाइकल्स में, और ये रिलीज होते हैं, ये एसिटाइलकोलाइन रिलीज होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये एसिटाइलकोलाइन जाके अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड होके नर्व इम्पल्स को आगे बढ़ाता है। लेकिन जब कभी भी माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में क्या होता है, इसमें ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो कि इन रिसेप्टर्स पे अटैच हो जाती हैं, जिससे कि ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से जो भी इम्पल्स आ रहा था वो आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाता। रिड्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन और मसल सेल्स। और जो यहाँ पे ये फिगर दे रखा है, इसमें दिखा रखा है ये फेस जो कि माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट का है। तो जो मैं बता रही थी, नॉर्मल स्टेट देखते हैं कि ये जो जो भी इम्पल्स आता है वो कैसे जाता है, ये एसिटाइल कोलाइन इन वेसाइकल्स में है, ये नर्व सेल है, ये रिसेप्टर्स हैं यहाँ पे भी, ये यहाँ पे भी। ये वाला जो फिगर है ये माइस्थेनिया ग्रेविस का है, ये नॉर्मल का है। तो ब्लॉकेड सिग्नल्स इसमें पाए जाते हैं, लेकिन इसमें सिग्नल प्रोसीड्स, कोई भी सिग्नल ऊपर से आएगा तो ये नीचे तक मसल्स में पहुंच जाता है और इसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। बेसिकली होता क्या है, कोई भी नर्व इम्पल्स आएगा वो इधर जाएगा तो इसमें कैल्शियम की एंट्री होगी और कैल्शियम इनको इन वेसाइकल्स को आगे बढ़ाएगा, स्टिमुलेट करेगा, और ये आगे आके ये एसिटाइलकोलाइन ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये रिलीज हो जाता है और ये अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड कर जाता है, जिससे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में क्या होता है, कैल्शियम की एंट्री हुई, ये जो एसिटाइलकोलाइन है वो रिलीज भी होता है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे ऑटो एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन चुकी होती हैं, जिससे कि ये रिसेप्टर्स पे अटैच नहीं हो पाते हैं, ब्लॉकेड सिग्नल हो जाता है और पैरालिसिस की कंडीशन हो जाती है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है माइस्थेनिया ग्रेविस के केस में। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, फ्लक्चुएटिंग मसल वीकनेस एंड फेटिक ऑफ हेविली यूज्ड मसल ग्रुप्स। मसल वीकनेस पाई जाती है और थकान पाई जाती है इसमें जो बहुत ज़्यादा मसल यूज होती है। वॉजन्स विद एक्टिविटी इम्प्रूव्स विद रेस्ट। जैसे जैसे अगर सुबह के टाइम देखेंगे तो माइस्थेनिया ग्रेविस वाला पेशेंट एनर्जेटिक होगा, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाएगी वो उसकी एक्टिविटीज़ वॉजन होती जाएंगी, वो वीकनेस फील करेगा। वीकनेस वॉज इन आफ्टरनून आवर्स, जैसे ही दोपहरी आएगी तो वो एनर्जी खत्म होती जाएगी। वीकनेस इन्वॉल्व्स द मसल ऑफ द आईज एक्सट्रीमिटीज एंड थ्रोट, क्योंकि आई की मसल्स बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, 24/7 यूज होती ही रहती हैं जब तक हम लोग जागते हैं। तो आईज में थ्रोट में ये वीकनेस ज़्यादा मसल्स में भी पाई जाती है। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल वीकनेस, ऑकुलर के अलावा जो एक्स्ट्रा ऑकुलर है वहाँ पे भी मसल वीकनेस पाई जाती है, जिससे कि टोसिस, डिप्लोपिया, डबल विजन ये भी पाया जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में। ये फिगर्स के थ्रू बताया गया है कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स है। मसल वीकनेस, आईलिड ड्रॉपीनेस, डबल विजन, इम्पेयर्ड स्पीच, डिफिकल्टी इन द स्वेलोइंग,
चेंज इन द फेशियल एक्सप्रेशन एंड ट्रबल ब्रीथिंग। ये सभी जो यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स दिए हैं, ये सभी माइस्थीनिया ग्रेविस के क्लिनिकल फीचर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे पहले ऑक्यूलर माइस्थीनिया ग्रेविस पाया जाता है, और ये कुछ हफ्तों के बाद या फिर कुछ महीने के बाद जनरलाइज माइस्थीनिया ग्रेविस में चेंज हो जाता है, और ये प्रोसेस पेनलेस होती है, टाइम के साथ ये होती जाती है, जिससे कि ऑक्यूलर माइस्थीनिया ग्रेविस जनरलाइज्ड माइस्थीनिया ग्रेविस में चेंज हो जाता है। Myasthenia crisis. Weakness affect the respiratory muscles leading to requirement of the ventilatory assistance. जैसे जैसे वीकनेस बढ़ती जाएगी तो उससे क्या होगा, ये मसल्स को बेसिकली अफेक्ट करता है, तो रेस्पिरेटरी मसल्स भी इससे अफेक्टेड हो जाएंगी, जिससे कि वेंटिलेटरी असिस्टेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रॉपर वेंटिलेशन देने के लिए पेशेंट को। अगर माइस्थीनिया ग्रेविस के टाइप्स की बात करें तो इसको 5 टाइप का माना गया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5। तो क्लास 1 का क्या फीचर है, ऑक्यूलर मसल वीकनेस विद नॉर्मल मसल फंक्शन। इसमें अगर हम लोग क्लास 1 के पेशेंट्स को देखेंगे तो उसमें बेसिकली ऑक्यूलर मसल्स की वीकनेस पाई जाती है, लेकिन बाकी सारी मसल्स नॉर्मली फंक्शन करती हैं। 15 to 25% विल रिमेन ऑक्यूलर माइस्थीनिया ग्रेविस। लगभग जितने भी पेशेंट्स आते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस में, उसमें से 15 to 25% ऑक्यूलर माइस्थीनिया ग्रेविस के ही होते हैं। क्लास 2, माइल्ड जनरलाइज्ड मसल वीकनेस विद और विदाउट ऑक्यूलर मसल वीकनेस। Class 3, moderate generalized muscle weakness with or without ocular muscle weakness. Class 4, severe generalized muscle weakness with or without muscle weakness. Class 5, require intubation. तो इसमें बेसिकली है क्या, क्लास 2 से लेके क्लास 4 आप ध्यान से देखिए, इसमें माइल्ड जनरलाइज मसल वीकनेस है, इसमें मॉडरेट जनरलाइज मसल वीकनेस है, इसमें सीवियर जनरलाइज। तो ये चीज़ हम लोग याद कर लेंगे। यहाँ पे ऑक्यूलर मसल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, विदाउट, विद और विदाउट, विद और विदाउट, ये चीज़ दे रखी है। तो क्लास 2 से क्लास 4 हम लोग को याद रह जाएगा। और ये क्लास 1 है स्टार्टिंग का, और क्लास 5 रिक्वायर इंट्यूबेशन। अगर माइस्थीनिया ग्रेविस की हम लोग डायग्नोसिस करना चाहें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग एंटी AChR एंटीबॉडीज़ देखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, अगर ये पाई जाती हैं तो 100% हम लोग मान सकते हैं कि पेशेंट को माइस्थीनिया ग्रेविस है। एंटी AChR एंटीबॉडीज़ more likely to occur in those with generalized myasthenia gravis versus ocular myasthenia gravis। ये बेसिकली उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है जिनमें जनरलाइज माइस्थीनिया ग्रेविस पाया जाता है, एज दैट ऑफ द ऑक्यूलर माइस्थीनिया ग्रेविस। अगर हम लोग सेरोलॉजीज की बात करें तो इसमें है एंटी AChR एंटीबॉडीज, हाईली स्पेसिफिक टू MG, एंटी मस्क एंटीबॉडी, एंटी LRP4 एंटीबॉडी, एंटी एग्रिन एंटीबॉडी, एंटी कॉर्टैक्टिन एंटीबॉडी, एंटी स्ट्रेटेड मसल एंटीबॉडी। अगर इमेजिंग देखें तो हम लोग प्लेन चेस्ट रेडियोग्राफ्स करवा सकते हैं, इसमें थाइमोमा देख सकते हैं, CT करवा सकते हैं, MRI ब्रेन एंड आई ऑर्बिट टू रूल आउट द मास लीजन्स। अगर हम लोग इसमें ट्रीटमेंट की बात करें तो हम लोग कौन कौन सी ड्रग्स यूज कर सकते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस में। ACHE इनहिबिटर, एसिटाइल कोलिनस्टेरेज इनहिबिट एसिटाइल कोलिनस्टेरेज enzyme align the same ACH molecule to repeatedly interact with the available nicotine receptors. Frequency of ACH-NR interaction is increased। तो इसमें हम लोग पायरिडोस्टिग्मीन ब्रोमाइड दे सकते हैं, पायरिडोस्टिग्मीन टैबलेट दे सकते हैं एंटीकोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स में। ठीक है, इम्यूनोसप्रेशन पेशेंट्स, दे इनहिबिट द इम्यूनिटी सिस्टम एंड लिमिटिंग द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। इसमें इम्यून सिस्टम को हम लोग इनहिबिट करते हैं। ड्रग्स एजाथायोप्राइन इन एडिशन टू स्टीरॉयड मेडिकेशन, इसमें एजाथायोप्राइन मेडिकेशन देते हैं, साथ ही साथ हम लोग प्रेडनिसोलोन भी देते हैं। थाइमेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द थाइमस ग्लैंड विच इज द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम में रिड्यूस द MG सिम्टम्स। अगर हम लोग जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके पार्ट जो कि थाइमस है उसको ही हटाते हैं, तो उससे माइस्थीनिया ग्रेविस के जो भी सिम्टम्स हैं उसमें भी कमी आती है। हम लोग प्लाज्मा फेरेसिस भी करा सकते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस इज ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा एक्सचेंज। प्लाज्मा फेरेसिस को ही हम लोग प्लाज्मा एक्सचेंज कहते हैं। दिस प्रोसेस रिमूव्स द हार्मफुल एंटीबॉडीज फ्रॉम द ब्लड विच में रिजल्ट in an important muscle strength. Combinations of the medicines, steroids in addition with the immunosuppressants tends to work better than the alone. Others, these drugs interfere with the neuromuscular transmission and exacerbate the symptoms of myasthenia gravis. अदर जो ड्रग्स हैं उसमें हम लोग जो यूज़ कर सकते हैं वो है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, बीटा एड्रिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, फेनिटोइड, क्लोरोक्विन एंड पेनिसिलामीन।
थैंक यू। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा।